नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। लॉकडाउन 2 का आज 7वां दिन था और पिछले दिनों के मुकाबले आज सड़कों में ज़्यादा चहल पहल देखी। उसकी वजह से ये थी कि कल से सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज थी उसको शुरू कर दिया गया है और लोग अपने ऑफिस में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उनको वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आज पिछले दिनों के मुकाबले में चहल पहल ज़्यादा रही। दूसरी ओर जो रेड जोन एरिया हैं, रेड जोन में आज भी सख्ती रही। रेड जोन में जितने भी एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनको भले ही जाना होता था, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। दूसरा, रेड जोन में सप्लाई पूरी रहे इसकी व्यवस्था की गई है। कोई जिसको दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई दी जा रही है। जो कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाना चाहता है, मेडिकली सिक है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और खुद पुलिस की मदद से उसका चेकअप करवाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी वायलेशन होता है। पहले हम आपको दृश्य दिखाते हैं और लोगों का क्या कहना है ये भी बताते हैं। ये सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है 15 अप्रैल से, अभी 7 दिन हुए हैं, 3 मई तक है ये लॉकडाउन। तो सभी को ये विनती है कि घर में ही रहे, जो ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं वो फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उतना ही सिर्फ बाहर निकले, जब भी ज़रूरत है तभी बाहर निकले। अभी खुद के साथ फैमिली को और समाज को भी सेहतमंद रहने। दर्शकों, गाइडलाइन के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र, चिंता उन लोगों की है जो लोग सुबह काम करते हैं और शाम को उनका चूल्हा जलता है। और ऐसा ही हुआ। मजदूरों को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता काम मिल रहा है। और ख़ास तौर पर हम ब्रिकलन की बात करें, जो भट्टे ईंट भट्टे होते हैं वहाँ पर लेबर पहले से ही रहती है और आज इन भट्टों को शुरू कर दिया गया और लेबर को भी काम मिला। यानी जो भट्टे के मालिक थे उनको भी बड़ी राहत मिली, क्योंकि बिना काम के उनको मेहनताना देना पड़ रहा था। लेकिन आज जो लेबर थी उन्होंने भी बड़ी राहत की सांस ली कि कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिला।
ऑर्डर आज अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमें दिया है भट्ठे चलाने के लिए, उससे हम बहुत ही उत्साहित हैं। और जो एक बहुत बड़ा नुकसान भट्ठा इंडस्ट्री को होने वाला था उससे हम बच गए हैं। कम से कम आधे से ज़्यादा नुकसान हमारा कम हो गया है, क्योंकि जो भट्ठा इंडस्ट्री है जम्मू में 3 महीने के लिए ही इसका सीज़न होता है पूरे साल में। तो अभी वो 45 दिन तो बीत गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास फिर भी 45 से 50 दिन का टाइम है जिसमें अपना इंडस्ट्री चल सकती है। तो अभी बहुत उत्साह है हमें, हमारी लेबर में, जो हमारे भट्ठे के साथ लिंक्ड लोग हैं, जो हमारे भट्ठे के मेंबर हैं, सभी खुश हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात एलजी साहब तक पहुंचाई और हमें ये ऑर्डर दिया है कि आप भट्ठे चला सकते हैं। 300 किलोमीटर दूर से लगभग हमारी लेबर आती है, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से। वो अभी 15 फरवरी से 28 फरवरी तक हमारे भट्ठों में पहुँच चुकी थी। तो उसके बाद में अपना बारिश का मौसम हो गया थोड़ा, तो फिर लॉकडाउन हो गया, तो लेबर काम नहीं कर पाई। तो अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं अपनी लेबर तबका की, जो उनको काम करने के लिए मिल रहा है। बहुत सारी लेबर ऐसी है जो भट्ठों के बाहर अभी बेली बैठी हुई है, लेकिन भट्ठों की लेबर काम कर रही है, उनका सारा सिस्टम चल रहा है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और JNK गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया है इन भट्ठों मालिकों की आप अपना काम शुरू करिए। इससे पहले दिक्कतें थी हमें, हम राज्य सरकार में LG साहब से मीटिंग की थी, उन्होंने हमें इंश्योरेंस दी थी कि कुछ ही दिनों में कुछ रियायतें दी जाएंगी, और उसी का नतीजा है हमें जो आज भट्ठे वालों को ईंट भट्ठा चलाने की रियायत मिली है। आपके सामने है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है और लेबर अपना काम भी कर रही है। जो हमें मुश्किलें थी वो हमारी तकरीबन हल हो चुकी हैं, और हम थैंक्स करते हैं LG साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने हमें परमिट किया है और हम अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं। दर्शकों, जिनको हम समाज के दुश्मन कहते हैं वो उनकी कमी नहीं है। आज भी लोग लॉकडाउन को तोड़ करके बाहर घूमने निकल रहे थे, तफरी करने निकल रहे थे, या मुआयना करने निकल रहे थे कि बाहर माहौल कैसा है, लेकिन पुलिस ने आज उनको पकड़ा। आज इंसर्कल करके उठक बैठक नहीं करवाई, आज उनको खड़ा किया और कहा कि आप आरोग्य ऐप डाउनलोड करें। हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा है कि आरोग्य ऐप जो है वो डाउनलोड करना चाहिए, हर व्यक्ति को डाउनलोड करना चाहिए। आज उन लोगों को, जो लोग तफरीह करने के लिए बाहर निकले थे, उनको पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर उनसे ऐप लोड करवाया गया, डाउनलोड करवाया गया। संक्रमित तो नहीं है। तो इस ऐप को आप लोगों ने, जो आरोग्य सेतु जो ऐप है, वो आपने अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो मैं अभी देखूंगा अभी कि आप लोगों ने डाउनलोड किया है कि नहीं किया है। तो ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो आरोग्य सेतु जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक ऐप जो है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है दी गई है, ये आप लोगों ने अपने अपने स्मार्टफोन में जो है ये आरोग्य सिविल लॉकडाउन जो था पुलिस की मदद से चल रहा था, लेकिन हमने उसमें सिविलियन और नौजवान जो रखे थे कोरोना सेना वाले, उन्हें काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। लेकिन कुछ लड़के जो हमारी बस्ती में या हमारी पंचायत में ऐसे हैं जो हमारी बात नहीं मानते थे या उसको लॉकडाउन को मजाक में लेते थे। आज नगरोटा पुलिस की तरफ से SDO साहब ने और SO साहब ने एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है कि कोरोना की लड़कों को सजा देने के बजाय लड़कों को एक ऐप दिया गया है, कोरोना सेतु जो जिसको आपको बोलते हैं, वो ऐप दिया गया है, डाउनलोड करवाया जा रहा है हर मोबाइल पे। इससे पता क्या होगा, इससे हमें ये पता जानकारी हो जाएगी कि कौन सा आदमी इस कोरोना का कोई इसमें कोई लक्षण है। एक तो हमें उस बात की जानकारी हो जाएगी, और जो ये नगरोटा पुलिस इस वक्त अहम रोल अदा कर रही है।
दर्शकों, लॉकडाउन के चलते लीकर की दुकानें यानी वाइन शॉप्स बंद हैं, जिसके चलते एक पुराना कारोबार जिसको अवैध रूप से किया जाता रहा है उसको एक बड़ी मशक्क़त के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने बंद करवाया था। लाहन की मैं बात कर रहा हूँ, जो देसी शराब बनाई जाती है, लेकिन अब वो देसी शराब बनाने का धंधा जोरों पर है। लगातार सांबा पुलिस ने 2 दिन लगातार ऐसे लोगों को पकड़ा है, हिरासत में लिया है, उस लाहन को नष्ट भी किया है। लेकिन जो धंधा बंद हो गया था वो धंधा शुरू होने का कारण जो है कोरोना वायरस बना है और आज लोग भट्टी पे वो शराब बना रहे हैं। चिंता का विषय है। आपको बताते चले कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक मुहिम के तहत इन सब भट्टियों को बंद करवाया था और उनको नए सिरे से रोजगार दिया था, नया रोजगार करने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद ही लाहन बनना बंद हुई थी। पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई थी, लेकिन मोस्टली लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये धंधा छोड़ करके दूसरे धंधे को ऑप्ट किया था। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वाइन शॉप्स बंद हुई, तो ये धंधा भी निकल पड़ा है। दर्शकों, स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि ये अवैध धंधा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जोखिम भरा है, खतरा बना रहता है, इसकी ना कोई डिग्री रहती है। और आए दिन हम सुनते थे कि देसी शराब पीने से, खराब शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। लिहाजा इस अवैध धंधे पर अंकुश लगना चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो खरीद रहे हैं और जो बना करके बेच रहे हैं। कि ये जो शराब बेचने वाले शरारती तत्व हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं और इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी कुछ शरारती तत्व जो हैं ये देसी शराब जो निकाल रहे हैं और उसका कारोबार कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से अपनी पूरी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हम बता दें, समाज सेवा में जो लोग लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ रहे और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना बने इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने जो अपना ये जो काम शुरू किया हुआ है, प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर जोरदार तरीके से इनके ऊपर लगाम लगाई जाए और जो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ आपको बता दें, मैं हमारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो देसी शराब निकल रही है ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है ख़राब हो सकता है, आपको बीमारी लग सकती है और ये कोरोना चल रहा है, इस टाइम में इस शराब को पीना सीधे मौत के मुँह में जाने के बराबर है। दर्शकों, इस बाबत हमने एसएसपी सांबा शक्ति पाठक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इनसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। और आपको बताते चले कि सांबा में ही लगातार 2 दिनों में ऐसी लाहन को पकड़ा गया है जिसे नष्ट भी किया गया है और जो बना रहे थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई है। नज़र है पूरी, 2 कार्रवाइयाँ तो आपने भी देखी हैं, वो हमने की हैं और भी हमारी नज़र है कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसा कुछ इलीगल ऐसा काम हो रहा है तो उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा अगर कोई नशा तस्करी के और भी प्रयास किए जाएंगे, खासतौर पर शराब के अलावा, उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? इसमें एक हमें और जो बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि हमने यूथ की एक टीम बनाई हुई है, पुलिस फ्रेंड। हम उनको जगह जगह जो हैं उनकी सर्विसेज ले रहे हैं और वो हमें ऐसे लड़कों को आइडेंटिफाई करने में भी मदद कर रहे हैं कि कौन है जो घर से बाहर निकलता है, ड्रग्स लेने के लिए निकलता है। फ़िलहाल इन दिनों में अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई बाहर की एरिया में जा कर के फिर लेकर के आ जाता हो जब हमारा 3 घंटे की छूट का टाइम हो, तो वो अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि उस टाइम कोई गया हो, लेकिन अदरवाइज़ अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। तो उसी के साथ साथ अगर लोगों की बात करें जो अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या अपील हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस जो आने वाली जो समस्या जो हमारे सामने चल रही है इसकी गंभीरता को लोग समझें। मेजॉरिटी उस चीज़ को समझ चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा तबका है, एक ऐसा तत्व है जो अभी उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है।
और उसकी वजह से बाकी समाज को भी परेशानी हो सकती है, वो इस चीज़ को समझें और जो सरकार की ओर से हिदायतें दर्शकों, जो ट्रैवल हिस्ट्री को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उनके खिलाफ अब पुलिस ने कमर कस ली है और जो लोग नहीं बताते हैं या बाहर से चोरी छिपे आ जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ऐसा ही कुछ सांबा पुलिस ने भी किया है। सांबा पुलिस ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर लगाई है। हम सब जानते हैं कि जब जब हम ट्रैवल हिस्ट्री को हाइड करेंगे उतना ही नुकसान हमें होगा। हालांकि जमात के लोगों ने कितनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड की और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और तादाद पॉजिटिव लोगों की तादाद बढ़ी। ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार आग्रह किया जा रहा है, इवन प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं। हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर जिले की एडमिनिस्ट्रेशन, हर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, हर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन बार बार आपको आगाह कर रही है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड ना करें। आप अपने लिए तो जोखिम बन ही रहे हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए भी आप खतरे का कारण बन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो तमाम सरकार की कोशिशें जो सरकार कर रही है उसमें ये लोग कहीं ना कहीं ये पानी फेरने का काम कर रहे हैं और जो भी लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, पुलिस भी इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। तमाम उन ट्रकों में ट्रक वालों को लालच देकर वहाँ उसमें बैठकर या किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वो अपने आप को खतरे में डालने के साथ साथ उस पूरे गाँव को, पूरे जो उनका आसपास के जो रिश्तेदार हैं, तमाम उस सोसाइटी को वो ख़राब करने की कोशिश में कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ट्रैवल, अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन खुलते ही उनको पूरा तरीकेबद्ध उनका बाकायदा टेस्ट करके उनको लाया जाएगा। ऐसा कभी ना करें अपनी। और मैं गांव वालों से, तमाम लोगों से भी यही अपील करता हूं कि अपने आस पड़ोस या गाँव में कोई भी बाहरी शख्स किसी न किसी जरिए आपके पास आता है, या उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। दर्शकों, हमने इस बाबत भी एसएसपी सांबा शक्ति पाठक से बातचीत की और शक्ति पाठक का कहना है कि पुलिस अब सख्ती करेगी। पुलिस ने जितना समय देना था दिया, पुलिस ने पूरा टाइम दिया कि आप आकर के अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं, लेकिन जिन्होंने हाइड किया है अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी का ये भी कहना है कि ट्रैवल हिस्ट्री हाइड करने से वो व्यक्ति अपने आप को तो नुकसान पहुंचाता ही है, अपने परिवार का भी दुश्मन है, वो समाज का भी दुश्मन है, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस टाइम जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि लोग बहुत अवेयर हैं। तो कहीं से भी अगर कोई बाहर का आदमी, बाहर का मतलब जो बाहर रह रहा था और यहाँ पर इन दिनों में अगर आया है, तो लोग हमें खुद से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये आदमी हमारे मोहल्ले में, पड़ोस के घर में ये बाहर था और अभी कल से आया है या आज पहुंचा है। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो बहुत फास्ट है और ऐसे जो भी लोग आ रहे हैं उन सब के खिलाफ लीगल कार्रवाई हो रही है। एफआईआर तो लग ही रहा है और साथ में उनको तुरंत वहां से उठा करके क्वारंटाइन के ऊपर डाला जा रहा है। जब हमारे ये सारे क्वारंटाइन सेंटर जो थे, इन क्वारंटाइन सेंटर को जब हमने खाली किया, कुछ कश्मीर भेज दिए, कुछ जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में हमने भेज दिए, लगभग 2700 के लगभग लोग थे जिनको हमने भेजा था। जब वो खाली हो गए उसके बाद से आज की डेट में हमारे पास 61 लोग हैं जो कि क्वारंटाइन के ऊपर, और जो ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके घर में पहुंच गए थे। अब हमने उन सबको उठा करके इस क्वारंटाइन सेंटर में डाला। कितनी एफआईआर लगी है सर अभी तक? एफआईआर लगभग 11 के लगभग लगी हुई हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डेली वेजर्स की। इस लॉकडाउन में उनका भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने काम करते समय अपना अंग गंवाया है, किसी की बाजू टूट गई है, किसी की बाजू कट गई है और किसी ने जान भी गंवाई है। लेकिन अब जो यहाँ पे डेली वेजर मौजूद है उनको नियमित वेतन की ज़रूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों तक के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। हमने कुछ ऐसे डेली वेजर से बातचीत की जिनका काम करते समय करंट लगने से कोई ना कोई अंग उनका नहीं रहा है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम खलील अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील मंजाकोट का रहने वाला हूं और मैं 2011 का पीडीडी डिपार्टमेंट में लगातार काम करता आ रहा हूं और अभी तक इससे पहले तो मुझे वेजेस मिलती रही, तो 5 महीने हो गए मुझे वेजेस कोई नहीं मिली है और मुझे बोल रहे हैं कि तेरा एनआईसी में नाम नहीं है
तेरा NIC में नाम नहीं है, तेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं हैंडीकैप्ट 25 जनवरी 2019 को करंट लगने की वजह से मेरी ये हालात हो गया है। मैं हैंडीकैप्ट हूँ, मेरा बाजू तो ख़त्म हो गया, पूरा डैमेज हूँ और मेरा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बाजू गंवाने के बाद भी ना तो परमानेंट सोल्यूशन निकला, ना कोई सैलरी है, ना कुछ है सर। बच्चे दर हो रहे हैं सर, मिसी बेचारी कमा के लाती है वही खाते हैं, हम कितने से गुजारा करेंगे सर। गवर्नमेंट जॉब करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ सर, ना कोई सैलरी महीने की मिल रही है, ना कुछ साल में कोई एक आधी तनख्वाह मिलती है, उससे कैसे गुजारा होगा सर। बच्चे पढ़ाई के बिना भी मुताज हुए हैं सर, ना खाने को है घर में, ना कुछ है सर। मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि जो हमारी सैलरी महीने हमें मिलनी चाहिए, जितने भी बंदे हैं हमारे नीड बेस हैं, और हमें गवर्नमेंट सर्विस का करने का तब फायदा है कि जब हमें महीने तनख्वाह मिले, और जो हमारे साथ ट्रेजिडी होती है उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। जो कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारे लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर, ना हमें सैलरी मिल रही है। हमें गवर्नर का फिर अपील करता हूँ आपके माध्यम से सर कि हमें हर महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारा कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए सर। दर्शकों, हमने डेली वेजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बातचीत की और उनका भी ये कहना है कि सरकार को चाहिए जो पेंडिंग बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ उनको भी सैलरी दे। उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने अपने जानें गंवाई हैं और बहुत सारे लोगों के अंग भी नहीं रहे हैं, और उनको भी रेगुलराइज करने का सरकार को सोचना होगा। और इस वक्त संकट की घड़ी में क्या उनके घरों में राशन है, इसकी भी चिंता सरकार को करनी होगी। कि इस बार हमें जो 4 महीनों की सैलरी मिली है उसमें हम अपनी MD मैडम चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में हम ये भी कहते हैं क्योंकि 2707 लड़कों को बेजिस मिली है और हमारे 3169 की फिगर थी, उसमें 462 लड़के रह गए हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी ये बेजिस मिले, और हमारे साथ प्लस जो लेफ्ट आवर वाले 200 लड़के रह गए हैं, हम चाहते हैं कम से कम उनकी भी लिस्ट जो चीफ ऑफिस से MD मैडम के ऑफिस में पहुँचे और उनका भी मसला हल हो, और उनको भी बेसिस मिले। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के द्वारा हम लोग मेहनत कश लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात अपने डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कम से कम हमें जो बेजिस है हमें बेजिस ही दी जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत बुरी हालत है। क्योंकि कई हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हैंडीकैप हो चुके हैं, बहुत सारे साथी मर चुके हैं, और उनका जो डाटा है वो आज भी चीफ ऑफिस में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि उनका भी डाटा जो आगे पहुंचाया जाए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे उन कोरोना योद्धाओं की जो आगे आकर संघर्ष कर रहे हैं, या डायरेक्ट, जिसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, नर्सेज आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, और हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी भी आते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें डॉक्टर के साथ बदसलूकी की जा रही है। हम बार बार ये कहते हैं कि डॉक्टर इस वक्त जिस तरीके से कोरोना वायरस के साथ डायरेक्ट संपर्क में है, वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। लिहाजा उनको एज ए भगवान ट्रीट किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, वो सम्मान के योग्य है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और शायद यही एक कारण है कि अब डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि 24 तारीख को सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और बैजेस, काले बैजेस बांध करके वो उस दिन ड्यूटी देंगे, क्योंकि उनको नाराज़गी है कि उनको माशरे में, समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान नहीं मिल रहा है। उल्टा कई जगह उनको बदसलूकी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है कि जो लोगों को बचाते हुए हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जिनके पास PPE पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स भी अभी प्रॉपर नहीं है, और उसके बावजूद वो अपनी जान पे खेल करके तमाम, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे बाकी हेल्थ वर्कर्स हो, और जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो इस अपने जान पे खेल करके लोगों को बचा रहे हैं। और इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की घटनाएं इंदौर में भी हुई, यूपी में भी हुई, इससे जो है वो लोगों का दिल फैलता है, और ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। एक तरफ से हम समाज से, देश लोगों से अपील करेंगे कि डॉक्टर्स और इन लोगों का हौसला बुलाएं। एक तरफ से थालियां और तालियां बजा करके हमने हौसला उनका बुलंद किया, और दूसरी तरफ से इस तरह की सोच जो है रखते हैं। और इंडियन डॉक्टर एसोसिएशन ने सही इस पे दुख भी जताया और ये कहा कि हम ब्लैक डे मनाएंगे। मैं समझता हूं उनका रोष सही है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं लोगों की जो उन पर इन शहरों में अटैक करके, कहीं उनसे बदतमीजी करके, कहीं उन पे पत्थरबाजी करके
जो ऐसा काम कर रहे हैं उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे बड़ा सम्मान जो है प्रधानमंत्री जी ने इन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया, और आज आप देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार लोगों से अपील की है कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, या बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ सर्विसेज में जो लगे हैं, उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। देश में अलग अलग जगह देखा जा रहा है कि डॉक्टरों के ऊपर, पैरामेडिकल्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए कोई भी रियायत नहीं दी जा सकती है उन ऑफेंडर्स को। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर्स, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी को बचा रहे हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इनकी सराहना करने के बजाय, इनको अपलॉड करने के बजाय जिस तरीके से इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं वो बहुत ही कंडेमनेबल है। दर्शकों, राजनीतिज्ञों से हमने बातचीत की कि क्या करना चाहिए। उनका यह मानना है कि यह निंदनीय है अगर आप डॉक्टर या प्रथम पंक्ति में आकर के जो वायरस से सीधा संपर्क में हैं, लड़ रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, उनके साथ अगर बदसलूकी की जाती है तो वो बड़ी ही निंदनीय है। सभी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए और उनको दंड भी मिलना चाहिए। समझता हूँ कि आज के दौर में समाज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे ये वॉरियर्स हैं, इनके खिलाफ उन्होंने एक माहौल बनाया है। इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। बहुत सी जगहों पे तो जो डॉक्टर जिनकी इस कोरोना के पेशेंट के लिए वो जो काम कर रहे थे, जिनकी इसी दौरान उनकी मौत भी होगी, लेकिन उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही। दूसरी, उनको जो डॉक्टर जो किराए पे रहते हैं उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है और उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि इनके यहाँ रहने से कोरोना की बीमारी जो है वो हमारे क्षेत्र में फैलेगी। तो मैं समझता हूँ, मैं आम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे इस कोरोना की बीमारी के खिलाफ लड़ने में हमें नुकसान हो जाए। ज़्यादा भरोसा करती है कि जो डॉक्टर हैं वो भगवान के बाद उनका दूसरा रूप है। लेकिन ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ और बहुत से पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को गालियां भी खानी पड़ी और कुछ डॉक्टरों को ज़ख्मी भी किया गया। ये बदकिस्मती की बात है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और इस सिलसिले में डॉक्टरों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि 23 अप्रैल को पूरे इंडिया के अंदर डॉक्टर्स जो हैं एहतजाज करेंगे। वो काम नहीं बंद करेंगे बल्कि एहतजाज के तौर पे वो काली पट्टियाँ बांधेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर जो है ये अहम जुज़ है सोसाइटी का। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।